स्टूडेंट, आज के इंटरनेट के इस क्लास में हम आपको बता रहे हैं यूआरएल के बारे में। सबसे पहले समझिए कि यूआरएल क्या है। व्हाट इज यूआरएल? इट स्टैंड्स यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। इसका पूरा नाम होता है द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट और एनी रिसोर्सेज प्रेजेंट ऑन www। www का पूरा फॉर्म हो गया वर्ल्ड वाइड वेब, इज कॉल्ड इट्स यूआरएल। कहने का मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब में किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो यूआरएल के नाम से जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर्सन रिकॉग्नाइजेबल एड्रेस ऑफ एनी वेबसाइट और या रिसोर्सेज। तो कोई भी पर्सन रिकॉग्नाइजेबल एड्रेस को हम लोग यूआरएल के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग समझें कि कुछ यूआरएल जैसे होता है, जैसे आपको www.lnmu.ac.in या www.sarkariresult.com या www.indiaresult.com, इस तरह के जितने भी होते हैं उनमें आप वर्ल्ड वाइड वेब तो इनका जो है सो डोमेन नेम, सब डोमेन नेम सब होता है। तो ये डोमेन नेम क्या होता है, सब डोमेन नेम क्या होता है, इनके बारे में आपको अभी समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में समझें आगे कि आईपी एड्रेस क्या है। इससे पहले हमने यूआरएल समझा। यूआरएल जो होता है सो पर्सन रिकॉग्नाइजेबल एड्रेस होता है और ये एक एड्रेस होता है आपका मशीन रिकॉग्नाइजेबल एड्रेस। जो मशीन रिकॉग्नाइजेबल एड्रेस होता है उसको हम लोग कहते हैं आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस या मशीन रिकॉग्नाइजेबल एड्रेस ऑफ एनी वेब रिसोर्सेज इज कॉल्ड आईपी। आईपी का पूरा नाम हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस इज अप टू 12 डिजिट लॉन्ग। 12 डिजिट इसके मैक्सिमम होती है, ठीक है, 12 से कम हो सकते हैं। वन कंप्यूटर आइडेंटिफाई अनदर कंप्यूटर ऑन इंटरनेट बाय यूजिंग इट्स आईपी एड्रेस। कहने का मतलब कि जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में होता है कि एक कंप्यूटर आपको दूसरे कंप्यूटर को जो आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है, वह इसके आईपी एड्रेस से ही पहचान करता है। जिस तरह से नेटवर्क में एक मोबाइल दूसरे मोबाइल को आइडेंटिफाई उसके मोबाइल नंबर से करता है, उसी तरह से कंप्यूटर में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को आइडेंटिफाई उसके आईपी एड्रेस से करता है। इस तरह से यहाँ पे आपने दो एड्रेस आपने समझा। पहला पर्सन रिकॉग्नाइजेबल एड्रेस। पर्सन रिकॉग्नाइजेबल एड्रेस क्या हो गया? तो यूआरएल हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। और दूसरा होता है मशीन रिकॉग्नाइजेबल एड्रेस। मशीन रिकॉग्नाइजेबल एड्रेस क्या हो गया? तो ये जो है सो आपका आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बाद हम समझते हैं डोमेन नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डोमेन नेम के बारे में एक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है। जैसे एचटीटीपी तो आपका प्रोटोकॉल हो गया, ये हो गया आपका डोमेन नेम। एक होता है आपका सब डोमेन नेम। तो डोमेन नेम क्या होगा? इट स्पेसिफाई द एरिया इन विच ए वेबसाइट एग्जिस्ट। जिस एरिया में ये एग्जिस्ट करता है वो उसका डोमेन नेम कहलाता है। जैसे IN इंडिया के लिए है, US यूनाइटेड स्टेट के लिए, UK यूनाइटेड किंगडम के लिए, AU ऑस्ट्रेलिया, D जर्मनी, JP जापान और PK पाकिस्तान। ये सारे इसके जो भी URL के लास्ट में होते हैं वो डोमेन नेम कहलाते हैं। ये स्पेसिफाइज करता है एरिया को। और दूसरा होता है आपका सब डोमेन नेम। सब डोमेन नेम क्या हुआ? तो वह किस तरह से वर्क करती है, इसका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सो किस तरह का वर्क करती है, वो सब डोमेन नेम आपको बताता है। सब डोमेन नेम में आपको जैसे .com हो गया कॉमर्शियल बिजनेस के लिए हो गया, या .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए हुआ, .ac हो गया एकेडमिक के लिए। तो इस तरह से ये सब डोमेन नेम ये आइडेंटिफाई कराता है आपको कि वह किस तरह से वेबसाइट वर्क कर रही है, इसके बारे में। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं आगे आईएसपी के बारे में। सबसे पहले आईएसपी का पूरा नाम। आईएसपी का पूरा नाम हुआ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। प्रोवाइडर मतलब प्रदान करने, प्रदाता। तो आप जैसे हम लोग जो है सो इंटरनेट का सर्विस लेते हैं तो उसके लिए पेमेंट करते हैं। तो या तो हम BSNL हो गया या जियो का हो गया, एयरटेल का हो गया, वोडाफोन का हो गया, इस तरह से हम लोग उससे सर्विस लेते हैं। तो आईएसपी के बारे में समझें कि एन ऑर्गेनाइजेशन
which has a well established computer network and which provides service to access information from internet to other person or organization is called an ISP। कहने का मतलब कि जो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आपको सर्विस देते हैं वो इंटरनेट का, तो वह हो गया आपका सर्विस प्रोवाइडर। इंडिया में दो तरह के सर्विस प्रोवाइडर है, एक पब्लिक और दूसरा है प्राइवेट। पब्लिक में BSNL हो गया, ठीक है, और MTNL हो गया। BSNL का पूरा नाम क्या हो गया? तो भारत संचार निगम लिमिटेड। MTNL का पूरा नाम क्या हुआ? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इसी तरह से प्राइवेट भी है, जैसे एयरटेल है, रिलायंस का, जियो हो गया, टाटा हो गया, CP हो गया, वोडाफोन हो गया। तो ये सारे आपके प्राइवेट ISP होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए आगे समझते हैं हम लोग सर्च इंजन के बारे में समझते हैं। सर्च इंजन के बारे में ये क्या होता है, क्योंकि हम लोग बहुत बार क्या होता है कि इंटरनेट से कोई भी वेबसाइट के बारे में जानकारी चाहिए या कोई क्वेश्चन है उनके बारे में या कोई टॉपिक है जिनके बारे में हमको कोई जानकारी चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग सर्च इंजन पे उस क्वेश्चन जो भी होता है उसको टॉपिक को टाइप करते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं, सर्च करते हैं, तो आपको बहुत सारे लिंक आपको मिलता है। एक बात समझें कि जब भी हम लोग सर्च इंजन का यूज़ करते हैं तो किसी भी सर्च इंजन पे, चाहे वो गूगल हो या अल्टा विस्टा हो, याहू हो, कोई भी किसी भी तरह का सर्च इंजन होगा, उसके पास डाटा अपने पास खुद नहीं रहता है। उसके पास क्या होता है, तो आपको डाटा का लिंक होता है। जिस तरह से हाइपर लिंक यूज़ करते हैं हम लोग, लिंक लाइन पे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड फाइल खुलता है, उसी तरह से सर्च इंजन के पास जो भी उसके सर्वर होते हैं तो उनमें बहुत सारे डाटा के जो वर्ल्ड वाइड वेब में पब्लिश होते हैं उनके सर्च, उनका जो है सो हाइपर लिंक मौजूद होता है, वो हाइपर लिंक बना के रखते हैं। जब हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो सर्वर से मेरा कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता है, मेन यही काम करता है। तो सर्च इंजन क्या हुआ, इट इज़ ए स्मॉल टूल अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर एक ऐसा टूल है विच इज यूज टू एक्सेस डिजायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब, जो वर्ल्ड वाइड वेब से आपको इंफॉर्मेशन को प्रदान करता है, देता है। इट डज नॉट अलाउ अस टू डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों नहीं आपको लेके जाता है? क्योंकि उनके पास डाटा होता नहीं है। उनके पास क्या होता है, एक लिंक होता है, वो एक माध्यम है, उसी माध्यम के द्वारा हम लोग जो है सो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। क्योंकि हमको तो उनके बारे में नहीं मालूम है कि उनका वेबसाइट क्या है, तो अगर हम वेबसाइट को नहीं जानते हैं तो फिर जो है सो हमको कोई माध्यम चाहिए, तो माध्यम कौन हो गया, तो सर्च इंजन। एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं आपको, जैसे दरभंगा में हमको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में हमको जानकारी चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा, तो गूगल से हमको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दरभंगा, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे। उस लिंक के आधार पे आप जान सकते हैं कि दरभंगा में कौन कौन इंस्टीट्यूट हैं कंप्यूटर के लिए। आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। कहने का मतलब कि डाटा तो उसके गूगल के पास नहीं रहता है, डाटा तो जब भी रहेगा जो उसका ऑनर है उसके पास ही रहेगा, लेकिन वह जो पब्लिश हुआ है उसका वेबसाइट, उसका लिंक उसके पास है। और जब हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका कंप्यूटर उसके जो सर्वर कंप्यूटर है उससे वो लिंक कर जाता है। मेन यही काम करता है सर्च इंजन। It does not allow us to directly go to the website of an organization. It provides a list of websites which contain information about related topic. It maintains a large database of the website present in the world and allow searching address of any website. एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सर्च इंजन के हैं। एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन आर गूगल, याहू, अल्टा विस्टा, वेब क्रोलर, खोज, वेरोनिका, आरसी etc. अमॉन्ग देम याहू कलेक्ट्स मैक्सिमम रेवेन्यू। बिजनेस के मामले में गूगल की अपेक्षा याहू का अधिक बिजनेस है, जबकि गूगल इज फास्टेस्ट सर्च इंजन। गूगल का कैसा इंजन है, तो फास्टेस्ट सर्च इंजन है। तो इनमें जो है सो अब ज़्यादातर यूज होता है आपको गूगल का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डाउनलोडिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग सर्वर कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर में लेके आते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाउनलोडिंग।
It is a process to copy data from another computer to local computer. It establishes link between client and server. Computer then copies data. मतलब कि आपका जो दूर के डाटा है, जैसे यूनिवर्सिटी से कोई किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन जो भी लिंक को ओपन करते हैं और वहाँ से डाउनलोड का जो एरो बना हुआ रहता है उस पर क्लिक करके, या बहुत सारे और भी मेथड होते हैं, उनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करके अपने कंप्यूटर में लेके आते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका डाउनलोडिंग। फॉर एग्जाम्पल डाउनलोडिंग सैंपल पेपर और डाउनलोडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म ETC। चलिए इसके बाद आपको बताते हैं अपलोडिंग। अपलोडिंग क्या हुआ, जैसे अपलोडिंग में हम लोग कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, जैसे हमको पार्ट 1 का एग्ज़ाम का ऑनलाइन फॉर्म भरना है, या हमको जो है सो रेलवे में, स्टेट बैंक में कोई भी PO का एग्ज़ाम होता है, या कोई भी बैंक का एग्ज़ाम होता है, किसी तरह का ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिंक साइट को ओपन करते हैं, फिर जा कर के वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन उसको फिलअप करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होता है उनको फिल करने के बाद सबमिट करते हैं। तो ये आपके कंप्यूटर से वो डाटा उस सर्वर कंप्यूटर में चला जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अपलोडिंग। इट इज़ ए प्रोसेस टू सेंड डाटा फ्रॉम लोकल कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर। इट कॉपीज फाइल फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर टू FTP सर्वर। FTP का पूरा नाम क्या हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी प्रोटोकॉल के द्वारा ये ट्रांसफर होता है। अब हम लोग समझे ईमेल के बारे में। ईमेल क्या हुआ, सबसे पहले तो इसका पूरा नाम, इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम होता है। इट इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट विच इज यूज्ड टू डू ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ मैसेज एट मिनिमम एक्सपेंस। यह एक ऐसा व्यवस्था है जिससे हम लोग बहुत ही कम पैसे में, एक्सपेंस आपका बहुत ही कम होता है, लेकिन बहुत ही जल्दी आप कोई भी टेक्स्ट मैसेज हो, ऑडियो मैसेज हो, वीडियो हो, या किसी तरह का आपको फाइल हो, तो आप इजीली सेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये एक ऑप्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली एक कंप्यूटर क्या होता है कि एक कंप्यूटर से अब दूसरे कंप्यूटर में इसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ईमेल। ये जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी को मेल करते हैं, तो पहले जो भी अकाउंट में, जैसे गूगल पे मेरा, Gmail पे मेरा अकाउंट होगा, तो Gmail सर्वर में पहले वो मैसेज आएगा, फिर वहाँ से आपको ये मैसेज सेंड होता है। इस तरह के प्रोटोकॉल को SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। तो एक्सचेंजिंग, अब इसके बारे में से, एक्सचेंजिंग मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर इज कॉल्ड ईमेल। ये इलेक्ट्रॉनिकली जो हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज सेंड करते हैं, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, तो ईमेल। अच्छा, अब ईमेल और जीमेल के बारे में कुछ अंतर समझें। ईमेल एक प्रोसेस है जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र होता है, जबकि जीमेल क्या है कि ईमेल प्रोवाइड करने वाला एक जो है सो कंपनी है जो आपको प्रोवाइड करती है ईमेल प्रोसेस को। चलिए आगे समझते हैं। This technology was developed by Richard Branson in 1974. It is used to do global exchange of written message, photographs, audio and video. It is most popular facilities of internet. यह इंटरनेट का एक बहुत ही पॉपुलर फैसिलिटीज है। इसके बारे में आप समझें, इसका नाम भी आप समझ सकते हैं कि किसने इसको डेवलप किया है और कब डेवलप हुआ है, इन सब के बारे में आप समझें, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम होगा इसी सब पॉइंट से आपको पूछा जाएगा, तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग इसके एडवांटेज समझते हैं ईमेल के। कुछ पॉइंट्स में आपको हम बता रहे हैं। पहला, इट इज लेस एक्सपेंसिव दैन अदर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कोई भी दूसरे मेथड की अपेक्षा जो ईमेल का सर्विस है वो बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही कम एक्सपेंस वाले होते हैं, इनमें खर्चा बहुत ही कम आता है। इट इज़ वेरी फास्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तीसरे पॉइंट में है इट इज़ एबल टू कैरी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो, मल्टीमीडिया मैसेज, ये सारे चीज़ हम भेज पाते हैं। इट इज़ प्रोवाइड पेपरलेस कम्युनिकेशन, इसमें कोई पेपर की ज़रूरत नहीं होती है।
इट इज ऑटोमेटिकली स्टोर ए कॉपी ऑफ द मैसेज बीइंग एक्सचेंज, और ये कॉपी इसमें सेव होकर के रहता है। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पर्सन सब के बारे में आपको बताया गया है, और जिस तरह से इसके एडवांटेज है उसी तरह से इसके डिसएडवांटेज भी है, लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या सब है, तो जो भी आपके मेल होते हैं तो उन मेल में हम लोग बहुत बार ऐसा देखते हैं कि जो भी मेल आपको आता है तो उससे वायरस आपके कंप्यूटर में आता है। दूसरा है लिमिटेशन में कि अगर आपके पास इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर होगा तभी जा कर के ईमेल मेल कर पाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो ये लिमिटेशन है इसके। और एक पॉइंट है इसमें जंक फाइल। जंक फाइल क्या होता है, तो जंक फाइल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको आपके ईमेल अकाउंट में बहुत सारे अनवांटेड मेल होते हैं, जो मेल किसी कंपनी के द्वारा भेजे जाते हैं वह भी आपके मेल में आते रहते हैं। तो उस तरह का मेल का आपको कोई ज़रूरत नहीं होता है, और फिर भी जो है सब बहुत सारे कंपनी आपको एडवर्टीजमेंट के रूप में आपके मेल पे डालते रहते हैं। तो इस तरह के मेल जो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह के मेल की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वह मेल आपका क्या कहलाता है, जंक फाइल कहलाता है। जंक फाइल इसी को कहते हैं। जंक फाइल क्या होता है कि ऐसा फाइल, ऐसा मेल जो आपके कंप्यूटर में, आपके मेल अकाउंट में किसी कंपनी के द्वारा भेजा जाता है, और वह मेल आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है, इससे आपको कोई एडवांटेज नहीं होता है। तो ये सारे आपके जंक फाइल कहलाते हैं। अब हम आपको कुछ इमेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप स्टूडेंट इनको आप पहचानेंगे और इनसे रिलेटेड जो कंपनी है उनके बारे में आप समझेंगे, ठीक है। जो अभी हम कुछ इमेज आप लोगों को दे रहे हैं, इस इमेज को देखिए और फिर इनका जो नाम और उनका जो इससे रिलेटेड कंपनी है उनके बारे में आप लोग समझेंगे।